प्रिय छात्रों, नमस्कार। बर्माज आईएएस की इंडियन पॉलिटी सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत है। अब तक हमने मौलिक अधिकारों में समता के अधिकार तक की चर्चा की है और हम लोगों ने सीखा है कि समता का अधिकार किस प्रकार से संविधान में दिया गया है और उसका क्या महत्व है। आज हम स्वतंत्रता के अधिकारों की चर्चा करेंगे और स्वतंत्रता के अधिकारों में हम ये बताएंगे कि किस प्रकार से स्वतंत्रता का अधिकार हमारे लिए आवश्यक है। तो अब हम शुरू करते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। राइट टू फ्रीडम। यहां पर आप देखिए, जो हमने राइट टू फ्रीडम की बात कही, ये अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक, अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक स्वतंत्रता के अधिकारों की भारतीय संविधान में चर्चा है। मौलिक अधिकार जो भारतीय संविधान में दिए गए हैं, उसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण अधिकार स्वतंत्रता का है। यद्यपि हम समता की जब चर्चा करते हैं तो यहाँ पर यह भी उल्लेखनीय है कि समता के बिना स्वतंत्रता का कोई मोल नहीं और स्वतंत्रता के बिना समता का कोई मोल नहीं। स्वतंत्रता और समता एक दूसरे के पूरक के रूप में है, लेकिन फिर भी यहाँ पर देखें कि स्वतंत्रता के बिना हम किसी भी चीज को प्राप्त नहीं कर सकते। स्वतंत्रता का क्या तात्पर्य है? स्वतंत्रता हमारे लिए इसलिए जरूरत है कि जिससे हम अपना नैतिक और भौतिक विकास कर सकें। स्वतंत्रता आप यहाँ पर देखें जो मौलिक अधिकार में दी गई है, इसकी अभिव्यक्ति आप वहां से पाएंगे जो कि उद्देशिका में दी गई है। उद्देशिका में स्वतंत्रता दी गई है। 5 स्वतंत्रताओं का उल्लेख उद्देशिका में किया गया है। यहां पर देखते हैं, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। यहां पर विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, यानी 5 स्वतंत्रताओं, 1, 2, 3, 4 और 5, ये 5 स्वतंत्रताओं का उल्लेख जो है वो किया गया है। इन्हीं 5 स्वतंत्रताओं की बात अगर हम यहां पर देखें तो हमारे यहां अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक में इन्हीं की चर्चा बराबर है, इन्हीं का विस्तार है, इन्हीं का स्वरूप है। जैसे कि अब आप यहां पर देखें कि अनुच्छेद, अगर हम बात करें अनुच्छेद 19 में, अनुच्छेद 19 में अगर हम देखें तो विचार, अभिव्यक्ति, इन सब के बारे में स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 19(1) में अगर हम देखें तो क्या चीज आपको मिलेगी? भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये कहां पर है? अनुच्छेद 19(1), अनुच्छेद 19(1) कक्का, 19(1) कक्का। खा में क्या है? निरायुध, सम्मेलन की स्वतंत्रता,
गा क्या है? सभा, संगम, संघ और सहकारी समितियां। बनाने की स्वतंत्रता, बनाने की स्वतंत्रता। घा क्या है? भ्रमण की स्वतंत्रता। अंगा, उसके बाद आप देखें अंगा में क्या है? कहीं पर बस जाने, निवास और बस जाने की स्वतंत्रता। अंगा है। इसके बाद चा, जो आप देखते थे कि चा में था संपत्ति की स्वतंत्रता के बारे में, और उसके बाद छा है जिसमें देखते हैं कारोबार, व्यापार, वाणिज्य, इन सब के बारे में स्वतंत्रताओं का उल्लेख अनुच्छेद 19(1) में किया गया है। इसी के साथ साथ एक चीज यहां पर भी ये देखें कि इसके लिए जो निर्बंधन दिए गए हैं, इसके लिए जो निर्बंधन दिए गए हैं वो अनुच्छेद 19(2) में दिए गए हैं। इसके लिए जो निर्बंधन दिए गए हैं वो 19(3) में निर्बंधन दिए गए हैं, और इसके लिए जो निर्बंधन दिए गए हैं 19(4) में दिए गए हैं, और इसके दोनों के लिए निर्बंधन ये दिए गए हैं 19(5) में। और आप इसके लिए देखें ये निर्बंधन दिए गए हैं 19(6) में। ये निर्बंधन दिए गए हैं। यहां पर एक बात उल्लेखनीय है, जहां पर भारतीय संविधान में दिए गए, ध्यान से सुनिए, जहां तक भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकार राज्य के अधिकारों पर सीमा आरोपित करते हैं, वहीं पर जो नागरिक हैं या लोग हैं उनके अधिकारों पर निर्बंधन भी आरोपित करते हैं। कहने का मतलब है कि मौलिक अधिकारों के प्रयोग की वही सीमा है जो कि व्यक्ति के लिए आवश्यक है, ना कि वह समाज को किसी तरीके से नुकसान पहुंचाने के लिए इन मौलिक अधिकारों का प्रयोग करे। कहने का मतलब संविधान इस प्रकार की व्यवस्था करता है कि व्यक्ति अपना व्यक्तित्व का विकास तो करे, लेकिन वो ये ना करे कि वह समाज को इससे हानि पहुंचाए। इसलिए जो है इसके लिए निर्बंधन देखते हैं कि ये निर्बंधन किस किस अनुच्छेद में दिए गए हैं और यहाँ पर क्या बात है। अब हम एक एक की बात करते हैं। आप यहाँ पर देखते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण यह भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात अगर हम करें तो किसी भी व्यक्ति को अपने विचारों को व्यक्त करने का पूरा अधिकार है। वो अपने विचार किस प्रकार से व्यक्त करें, किस प्रकार से सोचे, इस पर किसी प्रकार का निर्बंध नहीं लगाया जा सकता, कोई रोक नहीं लगाई जा सकती, सीमा नहीं लगाई जा सकती, बशर्ते यहाँ पर यह ध्यान देने योग्य है कि वह अपने लिए उसका प्रयोग करे, अपने विकास के लिए प्रयोग करे, समाज के विकास के लिए प्रयोग करे, समाज की भलाई के लिए प्रयोग करे, ना कि समाज को अहित पहुंचाने के लिए। यहीं पर देखिए भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत आप यहाँ पर देखते हैं कि इसी के अंतर्गत और भी चीजें सम्मिलित की जाती हैं, जिसके अंदर आप देखेंगे कि प्रेस की स्वतंत्रता भी इसके अंतर्गत आती है। प्रेस की स्वतंत्रता इसके अंतर्गत आती है। हम अपने विचारों को किसी भी रूप में अभिव्यक्त कर सकते हैं, चाहे हम फिल्म बना करके, चाहे पुस्तक लिख करके, चाहे पंपलेट छपा करके,
चाहे भाषण दे करके, चाहे बोल करके, चाहे संकेतों के द्वारा, इशारों के द्वारा किसी भी रूप में कर सकते हैं। यहाँ पर एक बात और भी है कि इस चीज को देखिए कि काफी प्रयासों के बाद इसी के अंतर्गत सूचना का अधिकार सूचना का अधिकार ये जो लागू किया गया ये सन 2005 इसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति किसी भी बारे में जो सूचना प्राप्त कर सकता है, अर्थात सूचना का अधिकार इसके अंतर्गत सम्मिलित किया गया। सूचना के अधिकार के अंतर्गत कोई व्यक्ति किस प्रकार की सूचना प्राप्त कर सकता है जो कि गोपनीय ना हो और जिससे कि राज्य को कोई हानि ना पहुंचे। कुल मिलाकर के ये है कि इसमें वो प्रावधान दिए गए हैं कि किन किन स्तरों पर कोई व्यक्ति सूचनाएं नहीं प्राप्त कर सकता। अभी भी पहले जैसे बताया कि सीमा दोनों तरफ है, व्यक्तियों पर रिस्ट्रिक्शन और राज्य पर लिमिटेशन, यानी व्यक्तियों पर निर्बंधन और राज्य पर सीमा। यह आरोपित किया गया है कि राज्य इसी सीमा तक लोगों के अधिकारों पर अतिक्रमण कर सकता। एक सीमा निर्धारित कर दी गई है, उससे आगे नहीं जा सकता। लेकिन राज्य को यह भी अधिकार दिया गया है कि राज्य लोगों के व्यक्तियों पे युक्त निर्बंधन आरोपित कर सकता है। कहने का मतलब यह भी हुआ कि राज्य कहीं भी किसी भी प्रकार से व्यक्तियों के अधिकारों पर अनयुक्त निर्बंधन, यानी वो निर्बंधन नहीं आरोपित कर सकता कि जो कि उचित निर्बंधन ना हो। अगली चीज यहां पर देखिए, ये है दूसरा, इसमें जो है एक निर्बंधन आरोपित किया गया है। निर्बंधन आरोपित करने पर आप देखते हैं कि राष्ट्र की एकता अखंडता एक चीज हो गई। दूसरी चीज देखते हैं कि अवमानना, न्यायालय की अवमानना, व्यक्ति की मानहानि। इसके बाद दूसरी चीज देखते हैं किसी भी विदेशी, जो यहां पर देखते हैं कि जो मित्र राष्ट्र है उसके बारे में आप कुछ गड़बड़ नहीं बोल सकते। कोई भी राष्ट्र के साथ आप गड़बड़ प्रयोग नहीं कर सकते, मित्र उसके लिए हानि नहीं पहुंचा सकते। इस प्रकार से अनेक जो निर्बंधन दिए गए हैं, उन्हीं निर्बंधनों की सीमा में रहते हुए हम अपने इस भाषण एवं अभिव्यक्ति के अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद दूसरी चीज जो है आप यहां पर देखें, जो हम यहां पर चर्चा करते हैं, दूसरा जो हमारा है जिसको निरायुध सम्मेलन ये इसी का विस्तार है। निरायुध सम्मेलन इसी अधिकार का विस्तार है। हम सम्मेलन कर सकते हैं, रैली निकाल सकते हैं, यहाँ पर धरना दे सकते हैं, प्रदर्शन दे सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन वो काम नहीं कर सकते कि जिससे राज्य को हम काम को पूरा रोक दें। हमको प्रदर्शन के द्वारा अपनी बात कहने का अधिकार है। कुल मिलाकर के ये कहा जाए कि भाषण एवं अभिव्यक्ति का विस्तार निरायुध सम्मेलन भी है। तीसरी चीज जैसे कि आप इसमें देखते हैं, सभा, संगम और सहकारी समितियों की स्थापना की बात। देश के नागरिकों को, क्योंकि अनुच्छेद 19 जो है नागरिकों को प्राप्त अधिकार है, अनुच्छेद नागरिकों को यह भी अधिकार है कि वह अपने विचारों की अभिव्यक्ति के लिए, विचारों के प्रचार प्रसार के लिए, अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए सभा या संगम या सहकारी समिति बनाने का उन्हें ये अधिकार अनुच्छेद 19(3) देता है। इसमें एक बात यह भी उल्लेखनीय है कि कोई भी व्यक्ति इन अधिकारों का प्रयोग करके अपने लिए विकास कर सकता है, लेकिन इसका उद्देश्य नहीं होना चाहिए कि आप गलत उद्देश्यों के लिए। अब भाई सभा और संगम बनाने का अधिकार है, तो ये तो थोड़े आपको अधिकार है कि आतंकवादी संगठन बना लीजिए। ये भी नहीं अधिकार है कि आप किसी प्रकार के देश के लिए जो है देश के विरोधी काम करने के लिए संगठन बना लीजिए। तो इस पर तो देश जो है प्रतिबंध लगाएगा और उस पर दंडित भी करेगा।
तो इस प्रकार के विधि बन सकती हैं। तो आप यहाँ पर देखिए, ये जो अधिकार दिए गए हैं व्यक्तियों को, उनके अपने विकास के लिए दिए गए हैं, ना कि राष्ट्र के विनाश या समाज के को नुकसान पहुंचाने के लिए दिए गए हैं। अतः यह उल्लेखनीय है कि प्रत्येक व्यक्ति को यह ध्यान देना चाहिए कि किस प्रकार का संघ वो बनाए, समुदाय बनाए, संगठन बनाए या सहकारी समिति बनाए, जिससे कि उसका अपना विकास हो और इसके अतिरिक्त वह और किसी उद्देश्य के लिए इसका प्रयोग नहीं कर सकता है। अब आप इसके बाद देखिए, यहां पर भी ये आप देखते हैं कि युक्त निर्बंधन है, जिसमें राष्ट्र की एकता अखंडता है, यह सबसे पहले है। दूसरी चीज है शांति व्यवस्था के हित में है। आप यहाँ पर देखें कि शांति व्यवस्था के हित में कहने का मतलब अशांति फैलाने के लिए आप संगठन नहीं बना सकते। फिर उसके बाद अगली चीज यहाँ पर दिखाई पड़ती है, जिसको कि हम कहते हैं अनुच्छेद। यहाँ पर देखें, जिसमें आगे आपको मिलेगा भ्रमण का अधिकार। भ्रमण का अधिकार, अब कहीं भी देश में, भारत के भौगोलिक भूभाग में आपको भ्रमण का अधिकार है। कब है? जब आप भारत के नागरिक हो। लेकिन इस पर भी एक रिस्ट्रिक्शन लगा होता है। अब ऐसा तो नहीं है कि आप जिस कार्यालय में चाहें वैसे घुस जाए, राष्ट्रपति भवन में अपने आप ऐसे घुसते चले जाए, ये तो नहीं हो सकता ना। हर जगह के लिए एक सीमा है आपका अधिकार का प्रयोग करने में। और राष्ट्रपति भवन में भी जाना है अगर, तो उसके लिए नियम व्यवस्था है। जैसे मान लीजिए कहीं पर आप, इसके लिए भी वो व्यवस्थाएं बनाई गई, लेकिन कुछ जगह के लिए तो एकदम रोका गया है भ्रमण का अधिकार। आपको हम एक घटना की बात बताते हैं। जैसे आप देखते हैं जनजातीय क्षेत्र है या जनजातियों के हित में है, हम जनजातियों के हित में ये और जन सामान्य के हित में यह भ्रमण के अधिकार को प्रतिबंधित किया जा सकता है। एक केस हमको याद आता है कि ये बात उस समय की है, ध्यान कीजिए कि सन 2009 की बात होगी। एक टूरिस्ट की गाड़ी जो है वो अंडमान निकोबार द्वीप में टहल रही थी, बस थी। वहां पर एक यात्री केला लिए हुए एक आदिवासी महिला जो दूर से जा रही थी, उसको दिखाया। आदिवासी महिला कपड़े की जगह पर पत्ते वगैरह पहने थी, क्योंकि वहां के आदिवासी काफी पिछड़े हुए हैं अंडमान निकोबार में। जैसे आप जानते हैं सेंटिनली वगैरह है, वो अभी भी कपड़े तक पहनना ठीक से नहीं सीख पाए। तो महिला को इशारा किया, महिला आई और महिला को उन्होंने केला दे दिया। इसकी फोटो जो है हिंदू में छपी, इसकी फोटो हिंदू में छपी और उस फोटो को देखते हुए उच्चतम न्यायालय ने इसको अपने ध्यान में लिया और रोक लगा दी कि यहाँ पर कोई भी यात्री बस नहीं जा सकती। इस प्रकार से एक उदाहरण है ये कि जनजातियों के हित में इस प्रकार से उच्चतम न्यायालय ने अपनी भूमिका का निर्वहन किया। इसी प्रकार से है, जैसे कि आप देखें ये भी रखा है कि बस जाने का अधिकार। बस जाने का अधिकार सब जगह है आपको, लेकिन आप देखें जैसे मेघालय है या और कुछ जनजातियां हैं, वहां पर बस जाने की सीमा है। यह नहीं कि चाहे जो जाएगा वही बस जाएगा, क्योंकि वहां की जनजातियों के संरक्षण के लिए यह व्यवस्था बनाई गई है कि जनजातीय आबादी वहां पर माइनॉरिटी में ना आ जाए, उनकी जनजाति बची। तो इसलिए जो है उन राज्यों में यह व्यवस्था बनाई गई है कि वहां पर जनजातीय ही जमीन खरीद सकते हैं, वही उसका प्रयोग कर सकते हैं। आप जाइए टेम्पोररी तौर पर रहिए, चले आइए, घूमिए टहलिए, ये चल सकता है। तो इस प्रकार से ये निवास और भ्रमण की बात है। इसी के बाद हम अगली चीज पर आते हैं, जहां पर कारोबार, व्यापार, वाणिज्य की स्वतंत्रता की बात है। देखिए, कारोबार, व्यापार, वाणिज्य का मतलब यह है कि आपको हर प्रकार के कारोबार और व्यापार वाणिज्य करने की स्वतंत्रता है, लेकिन यहां पर दो प्रतिबंध लगते हैं। वो अनुच्छेद 19(6) में दिए गए हैं। पहला है कि जिसके लिए कोई विशेष योग्यता चाहिए। अब ये तो नहीं हो सकता कि हर आदमी क्लिनिक खोल के बैठ जाए कि डॉक्टर हम भी हैं। उसके लिए जो सरकार के मानक हैं, जो उचित डिग्री है वो होनी चाहिए, तभी आप खोल सकते हैं।
मेडिकल स्टोर भी हर कोई नहीं खोल सकता, उसके लिए जो सरकार के द्वारा मानक तय किए गए वो जरूरी है। इसी प्रकार से आप देखते हैं कि दूसरी भी चीजें हैं कि अगर एक दूसरा प्रतिबंध ये है कि अगर सरकार कोई भी चीज को खुद चलाती है, राज्य खुद चलाता है, तो राज्य अन्य लोगों को उस कार्य से रोक सकता है। जैसे देखते हैं कि हर राज्य में राज्य सड़क परिवहन निगम होता है, तो राज्य सड़क परिवहन निगम होता है, तो राज्य सड़क परिवहन निगम राज्य द्वारा संचालित होता है। इसलिए राज्य जो होता है क्या करता है, प्राइवेट वाहनों के चालन पर को प्रतिबंधित करता है। ये बात अलग है कि गलत तरीके से, अवैधानिक तरीके से ये चल जाए, वो अलग बात है, लेकिन राज्य इसके लिए परमिट नहीं करता। हाँ, कुछ परमिट में छूट जरूर देता है कि जैसे कि आप पूरी गाड़ी को बुक करके कहीं जा सकते हैं, लेकिन एक यात्री मार्ग के रूप में नहीं चला सकते। तो इस प्रकार की बातें जो है अनुच्छेद 19 में बात यह कही गई है। अब हम आते हैं अनुच्छेद 20 पर। अनुच्छेद 20 पर हम यहां पर चर्चा करेंगे। अनुच्छेद 20 अनुच्छेद 20 यहां पर देखिए, अनुच्छेद 20 में यह है कि कब किसी पर दोष सिद्ध, यानी कब किसी पर दोष लगाया जा सकता है। यहां पर सीधी सी बात है कि दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण है। अनुच्छेद 20 यहां पर जब हम बात करते हैं अनुच्छेद 20 की, अनुच्छेद 20 को आप देखिए 3 बातें कहता है। पहली बात यह कहता है अनुच्छेद 20 किसी भी व्यक्ति को किसी तत्समय प्रचलित विधि के उल्लंघन के लिए ही अभियोजित या दंडित किया जाएगा। कहने का मतलब है कि किसी भी व्यक्ति पर अगर किसी विधि के उल्लंघन के लिए ही उस पर दोष लगाया जा सकता है, उस पर मुकदमा चलाया जा सकता है, उसको दंड दिया जा सकता है। लेकिन ये कहिए कि अगर उस समय विधि नहीं है और बाद में कार्य के बाद में कानून बना दिया जाए और उसको दंड दिया जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। यहां पर ये देखिए, पहली बात, विधि के उल्लंघन के लिए पहली चीज अभियोजित, उस पर अभियोजित किया जाएगा। दूसरी चीज और तीसरी चीज दंडित किया जाएगा। अभियोजित या दंडित किया जाएगा, ये नहीं किया जा सकता। ये तभी किया जा सकता, इसका मतलब क्या चीज हुआ, और दंडित किया जाएगा। पहली बात, ये अनुच्छेद 20 है। दूसरी चीज है, एक ही दंड के लिए, एक ही अपराध के लिए उसे 2 बार दंड नहीं दिया जाएगा। बड़ी सरल भाषा में सोचिए, एक ही अपराध के लिए 2 बार दंड नहीं दिया जाएगा। और नंबर 3, किसी को अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। देने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। अब यहां पर देखिए, यहां पर जो हम कह रहे हैं, पहली बात, विधि के उल्लंघन के लिए अभियोजित नहीं किया जाएगा। यहां पर एक बात होती है
कृत्य उपरांत विधि के लिए रोक, अर्थात कोई भी घटना घटित हो जाए उसके बाद आप कानून बनाएं और कहें इसके लिए आप दंडित किए जाएं। इसको अंग्रेजी में कहते हैं एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। ये नहीं हो सकता। पहले कानून हो फिर उसके बाद उसके लिए दंड दिया जाए। एक रोचक चीज हम इसमें बताते हैं। ये बात 1971 की है, 71 के आसपास की है, 70 की। भारत में एक हवाई जहाज भारतीय हाईजैक कर लिया गया। हाईजैक करने के बाद वह हवाई जहाज पाकिस्तान के एयरपोर्ट लाहौर ले जाया गया। लाहौर में उस हवाई जहाज पर आग लगा दी गई और भारतीय जो थे उनको बाघा बॉर्डर से भारत भेज दिया गया। लेकिन किसी के ऊपर मुकदमा नहीं चला, न किसी को दंड देने की बात हुई, क्योंकि 1970 तक भारत में किसी प्रकार के विमान अपहरण की घटना के लिए कोई भी विधि नहीं थी। अच्छा, दूसरी चीज, जितना भी आप यहां पर देखें कि इसमें दूसरी बात इसके साथ साथ है कि उस विधि में, उस समय की विधि में जितने दंड का प्रावधान होगा केवल उतना ही दंड दिया जाएगा। बाद में अगर दंड बढ़ाया गया है तो वो बढ़ा हुआ दंड नहीं दिया जाएगा। अगर दंड घटाया गया है तो उसका लाभ मिल सकता है अपराधी को, लेकिन अगर बढ़ा हुआ दंड है तो उसको नहीं मिलेगा बढ़े हुए दंड को। इसका बहुत बड़ा उदाहरण है दिल्ली का निर्भया कांड। निर्भया कांड में सबसे विभत्स कृत्य किया था किसने? जो नाबालिग था। लेकिन नाबालिग के लिए सजा की कितनी थी? बंदिश गृह में डाल दीजिए, कोई भी क्राइम हो तो वो कितने समय तक दंड पा सकता था? वो केवल 3 साल का। जबकि उसके साथ के लोग जो मेजर थे यानी बालिग हो गए थे उनको फांसी की सजा मिली, लेकिन वह 3 साल की सजा के बाद साफ बच गया। क्यों? क्योंकि जितना कानून में प्रावधान था उतना उसने सजा पा लिया। 3 महीने की, 3 साल की, 3 साल की उसको सजा हो गई। अब उसको और सजा नहीं दी जा सकती। अब भी ठीक होगा, ये बात अलग है कि उसको गुमनामी में छोड़ दिया गया, लेकिन वो बच गया। ये इस विधि का फायदा लेते हुए एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। तीसरी चीज आप यहां पर देखें, जब हम कह रहे हैं एक ही अपराध के लिए 2 बार दंडित नहीं किया जाएगा, ना 2 बार मुकदमा चलाया जाएगा। जो अपराध किसी व्यक्ति ने किया है 1 बार उस पर मुकदमा चलाएगा, 1 ही बार उसको दंड दिया जाएगा, 2 बार नहीं। कहने का मतलब ये चीज हुआ कि अगर सरकारी अधिकारी कोई है उसको अगर उसके कार्यालय द्वारा या प्रशासनिक कृत्य द्वारा उसको दंड दिया जाता है तो वो दंड दोबारा दंड नहीं माना जाएगा। यहाँ पर दोबारा दंड केवल उस दंड को माना जाएगा जो कि न्यायपालिका के द्वारा दिया जाता है। न्यायपालिका अगर किसी प्रकार का दंड दे रही है तो उसी को दोहरा दंड माना जाएगा, अन्यथा कोई भी दंड दोहरा दंड के रूप में नहीं स्वीकार किया जा सकता। अगली चीज यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर वो दोनों दंड हो सकते हैं, वो प्रशासनिक और न्यायिक क्रिया के। न्यायिक क्रिया का दंड एक अलग सी चीज है, यानी न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत उसको दोहरा दंड नहीं दिया जाएगा। तीसरी चीज है कि अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए किसी को मजबूर नहीं किया जाएगा। एक बात आपने बहुत आराम से सुनी होगी, पुलिस गई, प्रताड़ित किए, उसने सब कुछ कह दिया, कोर्ट में बाद में आया, हाजिर हुआ, उसने कहा जो कुछ भी कहा था हमने पुलिस के दबाव में कहा था। अब वो चीज जो कुछ हुई उसने पुलिस के दबाव में कहा था वो कभी भी न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत माना ही नहीं जाएगा साक्ष्य। क्यों नहीं माना जाएगा? क्योंकि वह मजबूर किया गया था अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए। इसलिए यहाँ पर अगर इंडियन एविडेंस एक्ट में देखा जाए तो 2 चीजें हैं, कन्फेशन और एडमिशन। कन्फेशन वही कन्फेशन, कहने का मतलब वही अपराध स्वीकृत मानी जाएगी जो कि किसी मजिस्ट्रेट के सामने कोई देता है और उसको स्वीकार करता है। पुलिस के सामने या और कहीं होगी तो उसको नहीं मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि मजिस्ट्रेट के सामने अगर पहुंच कर देता है
तो वह स्वतंत्र रूप से दे रहा है, मजबूर नहीं किया गया है। वह इस प्रकार से वह स्वतंत्र प्रक्रिया के द्वारा वह जो कुछ भी बोल रहा है उसको उसकी प्रक्रिया के अंतर्गत स्वीकृति प्रदान की जाएगी। तो ये अनुच्छेद 20 के अंतर्गत के ये सारे के सारे बंद रहे। अब हम आते हैं अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 में यहां पर प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात कही गई है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात यहां पर कही गई है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के बारे में क्या चर्चा की गई है उसकी बात करते हैं। अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21 है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता यहां पर जो कहा गया है अनुच्छेद 21 में, किसी को उसकी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से विधि की प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा। अब एक बात यहां पर देखिए, अनुच्छेद 19 का संरक्षण स्वतंत्रता केवल नागरिकों को प्राप्त है, जबकि अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 की स्वतंत्रता चाहे नागरिक हो या गैर नागरिक हो, विदेशी हो, सभी को प्राप्त है। अब यहां पर किसी को, अब यहां पर देखिए प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता में उसकी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से विधि की प्रक्रिया के अनुसार ही बचे। यहां पर देखिए विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, द्वारा ही वंचित किया जा सकता है। किया जाएगा। यहां पर यह गारंटी देता है मुझे कि जो विधि की प्रक्रिया है उसी के अनुसार किसी की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से उसे वंचित किया जाएगा। यहां पर देखिए सबसे लीडिंग केस इसके बारे में आया ए.के. गोपालन केस। ए.के. गोपालन बाद में उच्चतम न्यायालय ने माना कि दैहिक स्वतंत्रता का अर्थ यहां पर देह की स्वतंत्रता की बात है और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का मतलब यह है कि जो प्रक्रिया, जो कानून बनाया गया है इस देश के अंतर्गत उसको। लेकिन खड़ग सिंह के मुकदमे में इस चीज से सुप्रीम कोर्ट सहमत नहीं हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने कहा यहां पर विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का तात्पर्य, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का तात्पर्य वह विधि है जो बनाई तो कई हो, लेकिन बनाई जाने के साथ साथ वह विधि युक्त होनी चाहिए, रीजनेबल होनी चाहिए और फेयर होनी चाहिए, उचित होनी चाहिए और न्यायपूर्ण होनी चाहिए। कहने का मतलब जहां ए.के. गोपालन केस में यहां पर केवल यह जो है ए.के. गोपालन केस में केवल कार्यपालिका के विरुद्ध था, वहीं पर आप देखते हैं खड़ग सिंह केस में, खड़ग सिंह मामले में यह जो है कार्यपालिका के साथ साथ यह विधायिका के विरुद्ध भी, विधायिका के विरुद्ध भी यह अधिकार लोगों को प्राप्त था। तीसरी चीज देखिए, जब हम यहां पर बात करते हैं, तीसरी चीज मेनका गांधी केस में,
वाद में एक कदम और आगे बढ़ा गया है। मेनका गांधीवाद में न्यायालय एक कदम और आगे बढ़ा। वो न्यायालय एक कदम आगे कहाँ में बढ़ा? यहाँ पर मेनका गांधी केस में आप एक चीज देखें, यहाँ पर यह कहा कि दैहिक स्वतंत्रता का तात्पर्य केवल देह की स्वतंत्रता नहीं है, जिसमें जीवन जीने की स्वतंत्रता सम्मिलित है, सम्मान पूर्वक जीवन जीने की। इसलिए जो भी चीज सम्मान पूर्वक जीवन जीने की स्वतंत्रता के अंतर्गत आवश्यक है, सभी कुछ अनुच्छेद 21 के दायरे में आती है। और अनुच्छेद 21 के दायरे को विस्तारित करते हुए मेनका गांधी बनाम भारत संघ के मामले में इसका विस्तार कहां तक किया गया? आदमी के बेडरूम से लेकर के सड़क तक, यानी सार्वजनिक स्थल, निजी स्थल से सार्वजनिक स्थल तक इसका प्रयोग किया गया कि जो कि व्यक्ति के अधिकार की रक्षा करता है। यहां पर देखिए, जो एक रोचक बात इसमें बताई गई कि मेनका गांधी का केस था क्या वास्तव में? मेनका गांधी का इमरजेंसी के दौरान सरकार के द्वारा पासपोर्ट जब्त कर लिया गया था। ये कहा गया कि सरकार को यह अधिकार है पासपोर्ट जब्त करने का, लेकिन युक्त तरीके से। किसी के भ्रमण करने का अधिकार, विदेश भ्रमण करने का अधिकार, यह अधिकार जो है उसका मौलिक अधिकार है और वो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत अधिकार है। इसलिए मेनका गांधी का पासपोर्ट इनको देना पड़ा। तो इस प्रकार से देखें, इसका बड़ा विस्तारित मामला है। यहां तक महिलाओं को इसमें बहुत विस्तृत अधिकार दिया गया है। एक महिला को यह भी अधिकार दिया गया कि वो बच्चा जने या न जने, उसकी मर्जी। उसकी मर्जी, वो अपने पति के साथ संबंध कितना रखना चाहती, कितना नहीं, पति भी हो तो भी नहीं। हर चीजें यहां पर देखिए, एक स्वतंत्रता हर प्रकार की, हर व्यक्ति को जो है उसकी इच्छा, उसके सम्मान के आधार पर प्रदान की गई है। तो आप यहां पर देखें, यह अनुच्छेद 21 की बात है। अनुच्छेद 21 का विस्तार इस रूप में होता है, जो कि काफी विस्तृत है। अब उसके बाद अगले केस की बात आते हैं, अनुच्छेद 22 की बात हम करते हैं। अनुच्छेद 22 में आप देखिए, जो व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं उनके अधिकार के बारे में हम बात करते हैं। अनुच्छेद 22 के बारे में, जो व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। अनुच्छेद 22 में आप देखें, ये 22(1) से लेकर के 22(7) तक है। 22(1) में क्या है? 22(1) जो व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है, गिरफ्तार करने वाले अधिकारी को वह यथाशीघ्र उसको यह बताए कारण कि उसे क्यों गिरफ्तार किया गया है। पहली बात, गिरफ्तारी का कारण बताए, एक बात। दूसरी चीज, यहां पर अपने पसंद के वकील से, अपने पसंद के वकील से परामर्श करने, अपने पसंद के वकील से परामर्श करने और अपना बचाव करने, का उसका अवसर दे। दूसरी दो बातें हो गई। तीसरी चीज हो गई, जो ये बात यहीं पर है। फिर उसके बाद 2 में आती है। ये 1 की बात है, कहने का मतलब 22(1) और 22(2) में क्या चीज आती है? 22(2) में 2 बातें। किसी भी व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना होगा उसकी गिरफ्तारी के समय को छोड़ करके 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना होगा। और दूसरी इसमें बात कही गई है, बिना मजिस्ट्रेट के अनुमति के किसी भी व्यक्ति को कोई भी प्राधिकारी
24 घंटे से अधिक गिरफ्तार नहीं रख सकता। अब इसके बाद अगली चीज आती है जिसको कि हम कहते हैं निवारक निरोध। यहां पर देखिए अनुच्छेद 22(1) और 22(2) किसी भी विधि के उल्लंघन के लिए किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है, लेकिन जब 22(3) में आते हैं तो वहां पर निवारक निरोध की बात शुरू हो जाती है। और निवारक निरोध में जो आती है बात, वो दो चीजों की बात होती है, जिसमें ये कहा जाता है कि निवारक निरोध के अंतर्गत किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, पहली बात, और दूसरी चीज ये है कि शत्रु अन्य देशीय है। अब अगर हम शत्रु अन्य देशीय की बात करें, जो भी व्यक्ति किसी देश का जो शत्रु देश का होगा उसके अंतर्गत अगर उसको गिरफ्तार किया जाता है तो उसको भी ये अनुच्छेद 22(1) और अनुच्छेद 22(2) के संरक्षण नहीं प्राप्त होंगे। अनुच्छेद 22(1) और अनुच्छेद 22(2) के संरक्षण नहीं प्राप्त होंगे। ये आप यहाँ पर देखिए, दो चीजों की बात हमने यहाँ पर की। अनुच्छेद 22(1) और अनुच्छेद 22(2) के संरक्षण नहीं प्राप्त होंगे। कब? जब अनुच्छेद 22(3) के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया है। 22(3) के अंतर्गत दो चीजों की बात कही जाती है। 22(3) के अंतर्गत दो चीजों की बात, पहली चीज निवारक निरोध में गिरफ्तार, और दूसरा शत्रु अन्य देशीय। अगर निवारक निरोध में गिरफ्तार और निवारक शत्रु अन्य देशीय, ये दोनों शर्तें हैं। अब इसके बाद आप देखिए कि अगर कोई व्यक्ति निवारक निरोध में गिरफ्तार है तो उसके लिए 22(4) के अंतर्गत उसको संरक्षण प्रदान किया गया है, जिसमें यह कहा गया है अनुच्छेद 22(4) में कि निवारक निरोध में गिरफ्तार व्यक्ति को किसी भी दशा में, निवारक निरोध व्यक्ति को किसी भी दशा में 3 माह से अधिक तब तक निरुद्ध नहीं किया जाएगा जब तक कि उसे, ध्यान से सुनिएगा, ये प्री में क्वेश्चन बनता है, जब तक कि उसे उच्च न्यायालय के वर्तमान अथवा भूतपूर्व न्यायाधीश अथवा न्यायाधीश की योग्यता रखने वाले व्यक्तियों से बने बोर्ड के द्वारा उसे यह न कह दिया जाए कि उसे निरुद्ध बनाए रखना चाहिए, तभी उसको जो है 3 माह से अधिक गिरफ्तार या निरुद्ध रखा जा सकता है। फिर यहां पर देखिए ये 22(4) की बात है, 22(5) की बात है। 22(5) में यह कहा गया है कि जिस व्यक्ति को निरुद्ध किया गया है, 22(5) में यह बात कही गई है कि जिस व्यक्ति को निरुद्ध किया गया है, ध्यान से सुनिए भाई, उसे उसके निरोध के कारणों को यथाशीघ्र बताना होगा। फिर उसके बाद यहां पर लेकिन फिर 22(6) में यह कहा गया है, 22(6) में यह कहा गया है कि अगर जो निरुद्ध व्यक्ति है, अगर उसको ये प्राधिकारी समझता है कि गिरफ्तारी के कारण बताना देश हित में नहीं है या समाज के हित में नहीं है, तो वह ऐसा नहीं कर सकता। हो सकता है कि उसके कारण को वो ना बताए। फिर उसके बाद आता है 22(7). 22(7) में एक चीज ये है, बात ये कही गई है कि किस वर्ग या किस वर्गों के लोगों को बोर्ड की सहमति के बिना, ध्यान से सुनिए, किस वर्ग के या वर्गों के लोगों को बोर्ड की राय के बिना 3 माह से अधिक गिरफ्तार किया जा सकता है। उसकी चर्चा, उसका उल्लेख विधि द्वारा संसद करेगी कानून बना करके कि कौन कौन से चीजें हैं। दूसरी चीज, अनुच्छेद 22(7) में यह कहा गया है, 22(7) अनुच्छेद 22(7) में यह कहा गया है कि किसी व्यक्ति को यहां पर ध्यान दीजिए, जो गिरफ्तार किया गया है वो कितने समय तक, 3 माह से अधिक कितने समय तक गिरफ्तार किया जाएगा, या किस वर्ग के बातों, वर्ग से यहां क्या मतलब है।
व्यक्तियों का वर्ग नहीं, जो विधियां बनी हुई हैं उनका वर्ग। जैसे कोफेपोसा है, ड्रग्स वाला मामला आता है इसमें, उसमें जो व्यक्ति गिरफ्तार किया जाता है, निरुद्ध किया जाता है, उसकी जमानत 1 साल तक नहीं होती, साल भर उसको बंद रहना होता है। तो इसका उल्लेख कहाँ किया गया है? इसका उल्लेख जो है अनुच्छेद 22(7) के 2 में किया गया है। 22(7) का जो खा है उसके अंतर्गत किया गया है कि किस प्रकार से कोई गिरफ्तार व्यक्ति इस रूप में यहां पर निरुद्ध किया जा सकता है। अनुच्छेद 22(3), अनुच्छेद 22(7) का तीसरा भाग यानी गा, उसमें यह कहा गया है कि जो हमने यहां पर बात की थी, कहां पर? अनुच्छेद 22(4) के अंतर्गत, जो कि एक बनेगा बोर्ड, कैसा? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का बोर्ड, उसकी प्रक्रिया क्या होगी, वो किस प्रक्रिया से कार्य करेगा, उसका उल्लेख भी यहां पर किसके द्वारा? इसके संसद के द्वारा तय कर दिया जाएगा। अब अगली चीज देखिए भाई, आप एक साथ जोड़िए अनुच्छेद 20, 21 और 22। 19 में स्वतंत्रता दिया गया है, लेकिन अनुच्छेद 20, 21 और 22 एक दूसरे से संलग्न है। अनुच्छेद 20 में यह कहा गया है, अनुच्छेद 20 कि कब किसी को गिरफ्तार किया जाएगा, कब? विधि के उल्लंघन, विधि के उल्लंघन। अनुच्छेद 21 में क्या कहा गया है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। अनुच्छेद 22 में कहा गया है गिरफ्तारी, गिरफ्तारी कैसे होगी, गिरफ्तारी के समय क्या क्या चीज अपनाया जाना है। ये देखिए 20, 21 और 22 एक दूसरे से जुड़ी हुई है। यहां पर जुड़े होने के साथ साथ एक चीज खास आती है जिसको हम कहते हैं प्राकृतिक न्याय या नेचुरल जस्टिस। प्राकृतिक न्याय या नेचुरल जस्टिस, प्राकृतिक न्याय या नेचुरल जस्टिस की यह मान्यता है कि कोई भी विधि ऐसी नहीं हो सकती, कोई भी विधि या कोई भी कृत्य ऐसा नहीं हो सकता कि जो मनमाना हो। मनमाना नहीं हो सकता, ना उसमें मनमानेपन का प्रयोग हो सकता है किसी भी रूप में। विधि फेयर और जस्ट होनी चाहिए। विधि हर तरीके से यहां पर देखिए फेयर और जस्ट होनी ही चाहिए, और इसीलिए जो है यहां पर आप देखिए यही प्राकृतिक, मतलब प्राकृतिक न्याय क्या है कि हम अपने ही मुकदमे की सुनवाई खुद नहीं कर सकते। एक बात समझ में आई? कतई नहीं कर सकते। अब एक बात इसमें और भी है, नहीं कर सकते, ये एक साथ है। अनुच्छेद 21 के साथ एक और अनुच्छेद जोड़ा गया है जिसको कहते हैं 21 का। 21 क्या में क्या है? 21 क्या में का में यह है शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार ये जोड़ दिया गया इसमें कि 14 से, जैसे देखिए 6 से 14 साल के बच्चों को यह राज्य का दायित्व होगा कि उनको निःशुल्क शिक्षा प्रदान करे। इसी के अंतर्गत आप देखते हैं कब 2009 में RTE राइट टू एजुकेशन अधिनियम पास किया गया और बच्चों को इस प्रकार का अधिकार दिया गया। उस अधिकार में यह भी कहा गया कि जो स्कूल है, कॉलेज हैं, ना बच्चों को शारीरिक रूप से ना मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं करेंगे। ये शिक्षा का अधिकार है। हमने उसको इसलिए नहीं लिया कि ये 20, 21 और 22 जो विधि के उल्लंघन के रूप में या विधि के दायित्व के रूप में ये एक साथ है। वह 21 उससे जुड़ा जरूर है, लेकिन वह इस रूप में नहीं जुड़ा है। तो आप इसलिए देखें कि ये अनुच्छेद 22 के ये सारे रूप थे, और ये आपके सामने यहां पर देखें स्वतंत्रता का अधिकार है। स्वतंत्रता के अधिकार के बिना ना तो व्यक्ति का नैतिक विकास हो सकता है, ना ही व्यक्ति का आध्यात्मिक विकास हो सकता है, ना ही व्यक्ति का वैचारिक विकास हो सकता है। इन तीनों विकासों के बिना व्यक्ति का विकास जो है अवरुद्ध रहेगा।
आज हम देखिए स्वतंत्रता के अधिकार को यहीं पर पूरा करते हैं और रोकते हैं, और हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे जिसमें कि हम शोषण के विरुद्ध अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।